Great. So I was not feeling well today. कल बस एक हम शादी अटेंड कर ली और उसके बाद आज जो है उसके आफ्टर शॉक्स में उनसे गुजर रहे हैं. खैर जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड द थिंग्स वी वर डिस्कसिंग एंड ट्राइंग टू कंक्लूड. We were discussing and we were talking about the introduction and conclusion. And by now, I'm sure that everybody is well aware of the introduction and conclusion. When I say an introduction, obviously, I mean, I'm talking about your introduction is a paragraph of 5 to 10 sentences. Your introduction is a paragraph where you are catching the reader's attention. Your introduction is a paragraph where you are giving the general topic of the essay, where you are giving the background information about the topic, and where you are stating the main point. For example, the thesis statement of the essay. These are the main points. These are the crux of the whole introduction. Though we have discussed every point in detail, I just want to give you a recap. I just want to recall all these points so that अगर किसी के माइंड में कोई चीज स्किप हुई है तो वो उसे दोबारा रिकॉल कर ले. When I say introduction, I mean it. And when I say I mean it, that means we need to understand a lot many aspects about introduction, but these 5 to 6 aspects, they are far more important than हाँ ठीक है देख लेते हैं then we can then other main body or the rest of the paragraphs of an essay. Whenever aspirants they try to exceed the limit of the 5 to 10 lines, it means they are exceeding the limit. So if your introduction is not catching the interest or the attention of your reader, it means that's useless. You're not producing anything. Though we did discuss all the things and the general topics of the essay, the background of the information, we can easily deduce this diagram. If the introduction of the essay is just like this diagram, जहाँ पे हमारे पास आगाज में जनरल आइडियाज हैं, एंड पे हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक आइडियाज हैं, थीसिस स्टेटमेंट. हमारा एक फ्लो जो है वो इस तरह से चलेगा, हमारा एक फ्लो इस तरह से रहेगा कि हम अपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में और बाकी भी सारे के सारे पैराग्राफ्स में जहाँ पे भी हम पैराग्राफ लिखेंगे वहाँ पे हम जनरल आइडियाज से शुरू करेंगे, यानी कि पैराग्राफ की बिगिनिंग में कभी भी हम जो है वो स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं देंगे. जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो एंड पे आएंगे. अब जनरल बातें क्या होती हैं, स्पेसिफिक बातें क्या होती हैं, आई एम श्योर कि यहाँ तक पहुँचते आप सबको ये चीज़ें पता है. आप लोगों को फेयर आइडिया मौजूद है आपके पास कि क्या होती है जनरल स्टेटमेंट और क्या होती हैं स्पेसिफिक आइडियाज. अच्छा जी, आई वुड लाइक टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू. इससे पहले कि हम जो हैं वो ज़रा चीज़ों को डिटेल से देखें, जो हमारे आज के राइटिंग सेशन वाले जो हैं पैराग्राफ राइटिंग के, उनको जो है वो एक टॉपिक आज असाइन किया है. मैं रिक्वेस्ट भी की थी. एक टॉपिक था द बेल्फोर डिक्लेरेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द मिडिल ईस्ट. अभी के लिए आपने एक छोटा सा काम करना है और वो ये करना है कि जब मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, व्हाइल रीडिंग द वेरी फर्स्ट लाइन आपने ये बताना है, देखना है. हम पहले तो इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या पहली लाइन जो है वो हमारे पास जनरल है या स्पेसिफिक है. द बेल्फोर डिक्लेरेशन इशूड इन 1917, बल्कि मैं इसका टॉपिक जो है यहाँ पे पुट कर देता हूँ ताकि हम देख सकें कि टॉपिक से जो है वो कितना रेलिवेंट है. ठीक है, टॉपिक हमारे पास जो इसका रहेगा द बेल्फोर declaration and its impacts
on the Middle East. हमने जो है ये इसका टॉपिक लिख दिया। अब मुझे सिर्फ गाइड कीजिएगा। द बल्फोर डिक्लेरेशन इशूड इन 1917 by the British government had profound and lasting impacts on the Middle East. क्या ये हमारे पास स्पेसिफिक लाइन है, क्या ये हमारे पास जेनेरिक लाइन है? अभी बस आपने मुझे ये बताना है। ये हाईली इंपॉर्टेंट जो है वो पैराग्राफ है, जो एक्सपेक्टेड जो है वो ऐसे का टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको आ सके। So my question is, the Balfour Declaration issued in 1917 was by the British government had profound and lasting impacts on the Middle East. Is it a generic line or specific line? वेरी गुड जी। हमें सबसे पहले ज़ीशान ताहिर ने आंसर दिया, फिर उस्मान तारिक ने दिया, एक जेनेरिक लाइन। अभी हमने दो ही चीज़ें समझने की कोशिश की है। एक हमने जो है वो ये समझने की कोशिश की है कि पहले जो है जब हमने अपने पैराग्राफ को लिखना है तो जेनेरिक आइडियाज़ होंगे, जो एंड पे हम चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक आइडियाज़ होंगे। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो एंड पे स्पेसिफिक आइडियाज़ मौजूद हैं। The Balfour Declaration, in a sense, laid the foundations for the ongoing Arab-Israel conflict and remains a central issue in regional politics and international relations. क्या ये बेल्फोर डिक्लेरेशन को लेके यहाँ पे स्पेसिफिक जो है वो डिटेल्स मौजूद है? क्या अब ये बेल्फोर डिक्लेरेशन की ही बात कर रहा है और उसी का जो टॉपिक है उसी को रिलेट बैक कर रहा है, या अभी भी जो है प्रोफाउंड एंड लास्टिक इम्पैक्ट्स ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, प्रोफाउंड हैं, लास्टिंग इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, या अब जो है वो स्पेसिफिक वर्डिंग यूज होती है? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हों, I would like to reiterate here once again whatever I was saying in the beginning. This topic is very important. In fact, Israel-Palestine issue is going to be the one of very important questions and the topics not only for English essay but also for the current affairs paper. So do not ignore this topic. So यहाँ पे हमारे पास ये जेनेरिक लाइन है, ये हमारे पास जो है वो आ गई। यहाँ पे कौन सी वाली लाइनें आ गई? यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक लाइन आ गई। अगर हम इसे कह सकें कि क्या इसे फर्दर डिस्कस किया जा सकता है, थीसिस स्टेटमेंट वही पॉइंट होता है ना जिसे आपने कहा था कि फर्दर हम डिस्कस कर सकें। द बेल्फोर डिक्लेरेशन इन एसेंस laid the foundation for the ongoing Arab-Israel conflict and remains a central issue in the regional politics and international relations. क्या समझते हैं कि क्या इसको फर्दर डिस्कस किया जा सकता है? अगर डिस्कस किया जा सकता है तो डी लिखेंगे, अगर नहीं डिस्कस किया जा सकता तो एन डी लिखेंगे, ठीक है। नॉट डिस्कसेबल जो है, तो अगर डिस्कस किया जा सकता है तो आप डी लिखेंगे। मैं एक ऐसे इवेल्युएट कर रहा था, उस ऐसे में मुझे एक एस्पिरेंट ने यहाँ पे फैक्ट दे दिया था। फैक्ट क्या दिया था? फैक्ट उसने ये दे दिया था कि द बेल्फोर डिक्लेरेशन इन 1917 paved the way for the Israel and for the Jews, ठीक है। सो फैक्ट कभी भी आपकी थीसिस स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, ये मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। फैक्ट आपके पास कभी भी थीसिस स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। फैक्ट आपके पास जो है वो ऐसे का इंट्रोडक्शन तो हो सकता है, हुक स्टेटमेंट तो हो सकता है, लेकिन कभी भी थीसिस स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब ये जो बात यहाँ पे मैंने की है, क्या आप सबको समझ में आ चुकी है कि हमारे पास जो आगाज़ है वो जनरल आइडियाज़ के साथ होगा, जो इख्तिताम है हमारे इंट्रोडक्शन का वो स्पेसिफिक आइडियाज़ के साथ होगा, जैसा कि यहाँ पे आपने देख लिया। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि सर वो कौन से वर्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये जनरल है, ये जनरल आइडियाज़ है? क्या आप मुझे वो वर्ड्स आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं जो यहाँ पे आपको लगता है कि ये वो वर्ड्स हैं जो इस स्टेटमेंट को जनरल आइडियाज़ बनाते हैं, एक जेनेरिक स्टेटमेंट बनाते हैं? क्या आप मुझे वो अल्फाज बता सकते हैं कि वो कौन से हैं? सो कैन यू लोकेट बनाते हैं, कुछ वर्ड्स हैं। वेरी गुड जी, हमारे पास मल्टीपल जो है डॉक्यूमेंट आए। नईम ने लिखा, हसन हयात ने लिखा, परफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट्स, लास्टिंग इरफान ने लिखा। ग्रेट। हमारे पास हम कभी भी ये परफाउंड है, लास्टिंग है, कि ये कौन से परफाउंड है, कितना परफाउंड है, कितने लास्टिंग है, ये हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है। एक्सीलेंट जी, जिन लोगों ने लिखा, वेरी गुड। अच्छा जी, मूविंग ऑन फ्रॉम हियर,
अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है, जो अगला सवाल है, हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, मैंने आज जब ये टॉपिक असाइन किया तो मैंने उसके ऊपर भी बात करूंगा कि जब अगर आपको इस तरह का टॉपिक आ जाए तो आपने लिखना कैसे है। हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज फोकस ऑन दीज वर्ड्स। द राइटर ऑफ द बुक एंड आई बीइंग अ रीडर, आई एम emphasizing on the word strong। हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। यहाँ पे वर्ड स्ट्रॉन्ग यूज हुआ है, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी अटेंशन इस वर्ड पे दीजिए। Honorable participants, the requirement in CSS PMS essay is not an introduction। आपका एग्जामिनर आपसे इंट्रोडक्शन नहीं मांगता है, आपका एग्जामिनर एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन मांगता है। अब हम लोगों को ये लाइनें याद कर लेने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। सो रिमेंबर वन थिंग, आपने अप्लाई करना है, लेकिन ऑब्वियसली ये रूल्स समझ में आ जाएंगे। ये रूल्स हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव रूल्स की बात करते हैं कि 2+2=4 होता है, तो वैसे ही आपकी इंग्लिश ऐसे में भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंग्लिश ऐसे में आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन जो है वो टॉपिक को क्लियरली इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाए। फिर दूसरे नंबर पे सेवरल सेंटेंसेस दे टॉपिक के बारे में। फिर जो थीसिस स्टेटमेंट के बारे में मजीद जो है वो डिटेल्स बताए, स्टेट्स द थीसिस ऑफ द ऐसे कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है। अब मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये हमारे पास उसी टॉपिक के ऊपर स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं इन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ताकि मैं ये समझा सकूँ कि एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन कहते किसे, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होता क्या। देखिए, जब मैंने ये बात कही कि इंट्रोड्यूस अ टॉपिक क्लियरली, इंट्रोड्यूस द टॉपिक, हमने क्या वजह है कि यहाँ पे वर्ड क्लियरली यूज किया। अगर इंट्रोड्यूस द टॉपिक कहते तो फिर भी तो बात वही रहनी थी, लेकिन ऐसा क्यों किया कि हमने क्लियरली का वर्ड यहाँ पे लाजमी तौर पर यूज किया। अल्फाज जहाँ पे भी आते हैं, खसूसन जब आप एकेडमिक राइटिंग्स की बात कर रहे होते हो, और खसूसन जब आप कंपटीशन की बात करते हो, आपका यूज किया हुआ हर वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपने यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज किए या डेफिनेट आर्टिकल्स यूज किए, इसके पीछे एक वजह मौजूद होनी चाहिए। इसके पीछे एक डिटेल वजह मौजूद होनी चाहिए। यहाँ देखिए, आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल आई और वी के साथ जो है वो हम लोग हमेशा अब तो विल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर जो है वो ये समझता है कि आपको शेल लगाना चाहिए था, और आप वहाँ पे मौजूद नहीं है उसके साथ के घंटों आप बहस कर सकेंगे जी, शेल तो ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, जबकि आपको पता है कि शेल के इस्तेमाल को कोई भी रूल आउट नहीं करता है, गलत नहीं करेगा। सो मेक इट श्योर कि वट एवर यू आर यूजिंग इन योर इंग्लिश ऐसे बी कॉन्शियस अबाउट योर राइटिंग। सो इंट्रोड्यूस द टॉपिक क्लियरली। इसका मतलब ये है, जो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में रिक्वेस्ट की थी कि बिगिन विद अ स्ट्राइकिंग हिस्टोरिकल फैक्ट। मैं अभी जो है वो जो बात करूंगा बेल्फोर डिक्लेरेशन की बात करूंगा, लेकिन मेरी बातें याद रखने से पहले, समझने से पहले इस टॉपिक को जहन में रख लीजिएगा। मेरा एग्जामिनर चाहता है कि मैं बेल्फोर डिक्लेरेशन के ऊपर बात करूं, बेल्फोर डिक्लेरेशन और उसके इम्पैक्ट्स को बता सकूं। मैं ये बता सकूं कि इसके इम्पैक्ट क्या हैं। ठीक है, इसके इम्पैक्ट क्या हैं ऑन द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट के ऊपर। अब मुझसे जो है वो ये जो फोकस कर रहा है वो इम्पैक्ट्स के ऊपर है। उसका सारे का सारा फोकस इम्पैक्ट्स के ऊपर है। किसके ऊपर? मैं इम्पैक्ट पे बात करूंगा और मैं मिडल ईस्ट के ऊपर बात करूंगा। ये वो चाहता है। बेल्फोर डिक्लेरेशन को डिटेल में वो नहीं चाहता कि डिस्कस करें। हमारा अलमिया ये है कि हम लोग वो डिस्कस करते हैं जो हमें आता है, हम वो डिस्कस नहीं करते हैं जो एग्जामिनर को आता है। अ, मैं एक स्टूडेंट की का ऐसे आज मॉर्निंग में चेक कर रहा था। शी इज़ एन एक्सलेंट राइटर, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत प्रोफाउंड लिखती हैं, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड लिखते हैं। उन्होंने एक टॉपिक पे लिखा और बहुत अच्छा लिखा, इसराइल के ऊपर, फ़लस्तीन के इश्यूज के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया। एक ऐसा ऐसे था जो अगर एक उसमें मिस्टेक ना होती तो शायद वो जो है वो लाइक आउट ऑफ 10 में उसे रेट करना चाह रहा था, तो मैं उसे शायद 7 या 8 नंबर पे रेट करता। लेकिन सिर्फ एक ब्लंडर था कि वो जो कुछ लिखा वो सारे का सारा डिटेल लिख दी, लेकिन इससे रेलिवेंट नहीं था, टॉपिक से रेलिवेंट नहीं था। सो आउट ऑफ 8, जिसका मतलब है 70-80 मार्क्स 100 में से,
जो कि शायद ही कोई करियर में ले सका हो इतने ज्यादा मार्क्स। सो नंबर जो मिले वो 20 मार्क्स है, यानी कि 2 आउट ऑफ 10। व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज है इज दैट कि यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने इसको बाईपास कर दिया, अगर आपने इस टॉपिक को रूल आउट कर दिया, अगर आपने इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया, तो आप भले जितनी मर्जी रिसर्च रिपोर्ट्स लिखते चले जाएं, भले जितनी मर्जी कोटेशंस को ऐड करते चले जाएं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। ठीक है। सो माय रिकमेंडेशन इज कि इस टॉपिक को जब मैं ये कहता हूँ कि 2 से 3 दफा ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है। पंजाबी है, पंजाबी में डिस्कस कर लो। इंग्लिश हो, इंग्लिश में करो। पश्तो हो, सिंधी हो, जो भी हो, अब उसमें डिस्कस करो। अपने माइंड को एक चांस दो कि बेल्फोर डिक्लेरेशन और उसके असरात पूछ रहा है मिडिल ईस्ट के ऊपर जो है वो। अब यहाँ से हम जो है वो आगे चलते हैं कि टॉपिक को क्लियरली जो है वो आप मल्टीपल चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं। स्ट्राइकिंग एंड हिस्टोरिकल फैक्ट यूज कर सकते हो। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो है वो यूज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हम कहते हैं इन 1917 द बेल्फोर डिक्लेरेशन ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मिडल ईस्ट। देखो 100 and 1000 वेज हो सकते हैं जिसमें आप बात इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप बेल्फोर डिक्लेरेशन की बात करना चाहते हो, कुछ आप चाहते हो कि उसमें स्ट्राइकिंग वर्ड्स को यूज करो, लाजमी नहीं है कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी और मेरियम डिक्शनरी जो है वो भारी भारी अल्फाज ले। आप ये लिख दो कि व्हेन दिस मैस्कर ऑनगोइंग मैस्कर विल बी कंट्रोल, या आप लिख सकते हो हु इज द किलर ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। ठीक है। सो कर सकते हो। जैसे एक बहुत पावरफुल कोटेशन है जो कि एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको लिखवा भी दूंगा। और ये कोटेशन जो है वो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर की है। उनकी कोट क्या थी? उन्होंने ये कहा था, वी कैन फॉरगिव द अरब्स फॉर किलिंग आवर चिल्ड्रन। जो इसराइल जो है, इसराइल की प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, वी कैन फॉरगिव द अरब्स फॉर किलिंग चिल्ड्रन, वी कैन नॉट फॉरगिव देम। एक दहशतगर्द स्टेट है, लेकिन अल्फाज जो हैं वो जिसके भी हों हम उसे कोट कर सकते हैं। ठीक है। हम उसे कोट कर सकते हैं। हम अपने एग्जामिनर को ये इमेज कभी नहीं देंगे कि मैं इसराइल से नफरत करता हूँ या मैं फ़लस्तीन को सपोर्ट करता हूँ। मेरे दलाइल ये बताएंगे कि मैं इसराइल से नफरत करता हूँ और मैं फ़लस्तीन को सपोर्ट करता हूँ, अगर मेरा टॉपिक ये बात मांगता है तो। आपकी इमोशनल स्टेट जो भी है, जहाँ पे भी है, आप जब कल को असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर लगेंगे, आपके पास जो है वो जैन भी होंगे, हिंदू भी होंगे, यहूदी भी हो सकता है हो जाएं, क्रिश्चियन भी होंगे, पारसी भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मुस्लिम हैं तो आप बाकी कल्चर्स को जो है स्टेबल माइंडसेट के साथ चलना होगा। तो यू नीड टू प्रूव इट कि अगर जो ऐसी बात आप कर रहे हो उसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। सो जी, आप इसको ये कह सकते हैं, इन 1917 द बेल्फोर डिक्लेरेशन ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मिडल ईस्ट। इससे शुरू किया जा सकता है, हु इज द किलर ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन इन इजराइल। इससे जो है वो इन फलस्तीन एंड इजराइल, मैंने बताया कि हम दोनों स्टेट्स को मेंशन करेंगे, क्योंकि बच्चे तो अगर दोनों तरफ ही जो है वो मर रहे हैं तो बच्चे हैं। ये चीज जस्टिफाई नहीं करेगी। अगर फलस्तीन में होने वाले बच्चे जो हैं वो शहीद हैं, तो इसराइल के बच्चों को मारना जायज नहीं है। ये तो इस्लाम भी हमें नहीं कहता ना कि किसी भी दुश्मन के भी बच्चों को मारें। इस्लाम ने भी एक लिमिट्स जो है वो दी हुई हैं कि बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, इनको छोड़ दोगे। सो हमें ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं लेनी है कि हम एक्सट्रीम पर चले जाएं। ओके जी। अब हमारे पास जो है वो जब इंट्रोडक्शन आप करेंगे, प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट अबाउट द बेल्फोर डिक्लेरेशन। सो चूंकि उसने बेल्फोर डिक्लेरेशन के ऊपर बात की टॉपिक में, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये वर्ड सम जो है वो कुछ आपको बता रहा है। ये वर्ड सम यहाँ पे यूज हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि सम कॉन्टेक्स्ट अबाउट द बेल्फोर डिक्लेरेशन। ठीक है। एक्सप्लेन करें कि ये एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट था, स्टेटमेंट थी। आपको पता है कि ब्रिटिश जो है उन्होंने इसको जो है वो इनिशिएट किया था, और इसको जो है वो स्पॉन्सर किया था, नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल इन फलस्तीन। अब है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना। मैं दोबारा बता दूं कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हुए वही हुक स्टेटमेंट, उसके बाद सम कॉन्टेक्स्ट जिसके बारे में उसने पूछा है। अब मेरे पास अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं तो इस पैराग्राफ में देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ये हमारे पास सम कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन फौरन से वापस आने की कोशिश करेंगे इम्पैक्ट्स ऑन द मिडल ईस्ट का। ठीक है। दिस शॉर्ट बट इन्फ्लुएंस
influential document expressed British support for the establishment of a national home for Jewish people in Palestine. While it was initially seen as a political move during World War I to gain favor with Jewish communities, the declaration set in motion a chain of events that significantly shaped the region's history. ठीक है, तो अब हमारे पास ये बेलफोर डिक्लेरेशन के बारे में डिटेल्स है। दूसरे नंबर पे आप काम क्या करेंगे, दूसरी हमारे पास जो है बुक के अंदर स्टेटमेंट थी कि गिव, ये हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या पॉइंट है कि गिव सम sentences about the topic, जो दूसरा पॉइंट है, several sentences about the topic। अब आपकी गुफ्तगू में आपके बात करते हुए पैराग्राफ लिखते हुए आपका टॉपिक जो है वो झलकना चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ, मुझे हेल्प कीजिएगा ज़रा मुझे हाईलाइट करने में। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे टॉपिक सेंटेंस से सॉरी थीसिस स्टेटमेंट से ऊपर तक ये जो पैराग्राफ मैंने बॉक्सेस के अंदर बंद किया है, क्या ये सारे का सारा जो है ये जो लाइंस हैं ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड हैं? क्या जो टॉपिक के अंदर वर्ड्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है कि हमारे पास टॉपिक से जो रिफर बैक कर रहा है? क्या कुछ ऐसे वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं? अगर वर्ड्स नजर आ रहे हैं तो आप जरा मुझे आइडेंटिफाई कीजिएगा, हम उन्हें हाईलाइट करते हैं। हमारे पास जो है डिक्लेरेशन उसमें अंदर जो है वो मौजूद है। कुछ और वर्ड्स देखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको टॉपिक की तरफ रिफर बैक कर रहे हैं। जो टॉपिक के अंदर वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सब के सब मौजूद हैं यहाँ पे। मिडिल ईस्ट के बारे में बात की गई है, ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में फलस्तीन शामिल है, अरब पॉपुलेशन शामिल है, तो इनडायरेक्टली जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ जो है वो बात कर रहे हैं। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू इस्टेब्लिश इज कि हम जो है वो नंबर 2 पे अपने टॉपिक की तरफ जो है वो जाएंगे। नॉट द एंड ए देयर लॉट मेनी अदर वर्ड्स, तो हम लोग जो है जैसे डिक्लेरेशन है, मिडल ईस्ट है, सो दीज वर्ड्स आर देयर। अच्छा जी देखने की कोशिश करते हैं। For example, Zohaib, they marked a pivotal movement in the Middle East as it set in motion a series of events that continues to reverberate throughout the region. तो हमारे पास जो है टॉपिक की तरफ जो है टेंसेस को जाना है। पास जो है शेड द थीसिस स्टेटमेंट क्लियरली, जैसे हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली है। जो राइटर है उसने यहाँ पे क्या extends लिया। The Balfour Declaration, in a sense, laid the foundation for all issue in the regional politics and international relations. एक उससे अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा किया, इसने उसकी बुनियाद रखी और ये अभी तक सेंट्रल इशू है इन रीजनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इस स्टेटमेंट को कितना क्लियरली मेंशन करना, देखिए जब आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट आपका मेन आर्ग्यूमेंट है। अगर यूँ समझ लीजिए कि आप किसी अदालत में खड़े अपना केस लड़ रहे हैं और आपको ये साबित करना है कि आपका मौक्कल जो है वो कातिल नहीं है, ही इज नॉट द किलर, तो ये मेन आर्ग्यूमेंट है जो आप बताएंगे कि मेरा मौक्कल जो है ये कातिल नहीं है और इसके लिए कई वजूहात हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये बता सकते हैं कि बैल्फोर डिक्लेरेशन जो है इसने ज्यूश होमलैंड को तो इंडोर्स किया, लेकिन उसके साथ जो है वो एक इंटेंसिफाई कर दिया अरब ज्यूश जो है वो कंफ्लिक्ट। तो हमारी थीसिस स्टेटमेंट जो है एक ऐसा क्लियर कट पॉइंट होगा जो हम लेंगे और हम उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जी हमारे पास जो है जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जनाब हमारे पास जो है एक पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है और क्या पैराग्राफ के अंदर जो है वो एसेंशियल्स होने चाहिए। अभी मैं एक पैराग्राफ आपके सामने जो है वो रख रहा हूँ, हम इस पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पैराग्राफ एक अच्छा लिखा हुआ पैराग्राफ है या एक अच्छा पैराग्राफ नहीं है। फिर आप मुझे बताएंगे इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, इसको वही समझ सकेगा वही कर सकेगा जिससे मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। और मैं हमेशा अपनी क्लास में एक्टिविटीज को इसीलिए इन्वॉल्व करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि हाउ मेनी आर देयर हु आर स्टिल एक्टिव
who are attending the session और जिन्हें ये पता चल रहा है कि what we are discussing. जी मैम प्लीज. In 1917, the Balfour Declaration was issued by the rich history and its diverse cultures have made it a fascinating place. The Balfour Declaration is known for its impact on the international relations, but it's also important to consider the geographical features of the Middle East. This declaration had consequences that are still felt today, and the Middle East is home to vigorous religions. The Arab Israeli conflict and oil reserves in the region have added its complexities, making the Middle East a topic of global interest. थैंक यू सो मच. चलिए इस पैराग्राफ को मल्टीपल ग्राउंड्स पे रेट करने की कोशिश करते हैं. क्या आप इसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक देखते हैं? इज देयर एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक? यस और नो. नंबर 1 पे आप नंबर 1 जो है वो लिखेंगे 1 डॉट यस और नो. सो जी क्या इसमें कोई ग्रामर की गलती है? इज देयर एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक? आई थिंक इसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं है. सो नो. क्या राइटर ने जो है वो पंचुएशन को यूज किया है? यस और नो. क्या राइटर ने इसको पंचुएशन में यूज किया है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, उसने यूज किया है. टू डॉट यस. अब मुझे बताइएगा क्या राइटर जो है पंचुएशन को जब इस्तेमाल करता है उसने प्रॉपर कैपिटलाइजेशन की है? प्रॉपर कैपिटलाइजेशन की है? थ्री डॉट यस और नो उसने यूज किया. अच्छा जी. अब हम जो है वो देखते हैं ये सारी की सारी चीजें. उसके बावजूद क्या लगता है नंबर 4 पे यस और नो लिखेंगे 4 डॉट. क्या ये हमारे पास पैराग्राफ जो है वो एक जो राइटर है उसे पास करवा पाएगा इंग्लिश ऐसे का पेपर? यस और नो. नंबर 4 पे क्या लगता है? क्या ये पास करवा पाएगा? एक अच्छा ग्रामेटिकल पंचुएटेड जो है वो करवा पाएगा. चलिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एनालिसिस में से सिर्फ एक को सुनते हैं और देखते हैं. मिसाल ये कहते हैं कि यस ये करवा पाएगा. एक यस वाला पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और एक नो वाला सुनते हैं और फिर देखते हैं कि फिर हम देखते हैं कि यस है या नो है. जी. मिसाली अगर आप अपना माइक ओपन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो कुछ भी हो सकता है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ शेयर करेंगे और हम जो है कोशिश करेंगे कि इसके फिर कंक्लूजन तक पहुंचें. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. सर मेरे जहाँ तक मेरी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे अगर देखा जाए थीसिस स्टेटमेंट को, द अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑयल रिजर्व इन द रीजन हैव एडेड टू इट complexities making the Middle East a topic of global interest। तो हम इस पे सर अरब इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ऑयल रिजर्व पे भी डिस्कस करते हैं, टेरिटोरियल जो रीजन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज है उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। और ठीक है. और इसके अलावा मतलब मेकिंग अ टॉपिक ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट, क्योंकि कैसे ग्लोबल इंटरेस्ट इसमें है, इसमें इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो हम इस पे लिख सकते हैं ऐसे। थैंक यू सो मच. एक्सेलेंट. आपने अच्छा बस से पूछते हैं इन्होंने लिखा था नो. इसको क्यों जो है वो एक एग्जामिनर अच्छा नहीं समझेगा और क्यों एस्पिरेंट को जो है वो फेल करेगा, तो अपना कमेंट दे सकें या कोई और अगर देना चाहे वॉलंटियरली तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं. आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा तो हैंड रेज कर सकते हैं. आई वुड लाइक सिर्फ एक कमेंट में लेना चाहूँगा, एक किसी एक ब्यूरोक्रेट का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें. तो मेरा ख्याल है 23-24 लोगों के सामने शेयर करना क्वाइट ईजी है एज कम्पेयर टू. सो कोई भी नहीं करना चाहेगा. दैट्स स्ट्रेंज. चलिए जी बॉयज में से एक कमेंट फिर लेते हैं. जाहिद साहब का लेते हैं. जी जाहिद साहब जरा गाइड करें इसे कि कैसे जो है अस्सलाम ये वालेकुम सर। एग्जामिनर क्यों फेल करेगा इसको जो. अस्सलाम वालेकुम सर। यस वालेकुम अस्सलाम. सर क्योंकि जो टॉपिक सेंटेंस है उसके बाद चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। मतलब टॉपिक सेंटेंस में वो कुछ और बता रहे हैं
और उसके बाद जो है वो अचानक से कुछ और डिस्कस करने लग गए। और फिर जो थीसिस स्टेटमेंट है उसमें फिर बिल्कुल ही एक अलग चीज उसमें ले आए हैं, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट को ले आए हैं, बाल्फोर डिक्लेरेशन की जिक्र ही नहीं है उसमें। तो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसने हमें जाहिर साहब बताया कि इस टॉपिक के ऊपर ही रहना था? वो आपको कैसे पता चला? आपका माइक कहीं बंद तो नहीं हो गया जाहिर साहब? अच्छा, दोबारा ऑन कर लें प्लीज। अच्छा जी। चलें, मीनवाइल जो है हम प्रोसीड फर्दर करते हैं। हमें ये समझना है, मैंने जस्ट फोकस ऑन द बाल्फोर डिक्लेरेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मिडल ईस्ट। ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास जो है वो जनरल स्टेटमेंट किसी हद तक चले मान लेते हैं, ये ठीक है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट, द मिडल ईस्ट इज अ रीजन विद रिच हिस्ट्री, diverse cultures and made it a fascinating place, ये नहीं होना चाहिए था। रिच हिस्ट्री और डाइवर्स कल्चर्स तक तो ठीक है, लेकिन आप तो ऑलरेडी उसमें इतनी जेनेरिक बातें तो आप इधर कर चुके हैं। The Balfour Declaration is known for its impact on international relations, but it is also a point to consider the geographical features of the Middle East. So it is not relevant to the topic. हमें impacts डिस्कस करने हैं सिर्फ मिडल ईस्ट के ऊपर। हमें इंटरनेशनल जो है वो अभी रिलेशंस के बारे में वो क्या असरात डालता है, हम तो इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑयल रिजर्व्स की बात कहाँ से आ गई इसके अंदर? कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो उसमें तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपने टॉपिक से हट गए। ठीक है। यस। यस। तो अगर आप अपने एग्जामिनर को एक इस तरह का वेल पंचुएटेड अच्छा लिखा हुआ भी पैराग्राफ देते हैं, तो वो फिर भी आपको जीरो दे के जो है वो आपका पेपर साइड पे कर देगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो समझते हैं कि सिर्फ अच्छा लिखने से ही हो जाएगा, उनको अपना एक्सप्रेशन भी अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके जी। हम जो है वो मजीद देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये नीचे भी लिखा है, इन दिस पैराग्राफ वेरियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग the Balfour Declaration, the Middle East cultural diversity, geographical features and the Arab without a clear connection are central features जो है वो मेंशन किया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटी सी बात है, उसके बाद हम जो है वो आगे चलते हैं। ये जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। दो जो है वो हम आपके साथ जो है वो पैराग्राफ में डिस्कस कर रहा हूँ। एक पैराग्राफ हमारे पास ये लिखा हुआ है, द बेल्फर डिक्लेरेशन। उसी तरह से द बेल्फर डिक्लेरेशन issued in 1917 by the British government is a pivotal document in the history of the Middle East. It expressed British support for the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine, which had far-reaching consequences for the region. The declaration not only initiated a significant increase, अच्छा ये एक ऐसा जो है वो पैराग्राफ है जिसमें हर लाइन जो है वो अपनी पिछली लाइन के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें हर लाइन जो है वो पिछली लाइन के साथ जो है वो राब्ते में है। हम इनको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्लो कहते हैं। फ्लो कहते हैं। जब हमने फ्लो की बात की है, प्रॉपर फ्लो की बात की है, हर लाइन दूसरी लाइन के साथ एक रब्त नजर आता है, गुफ्तगू में रब्त नजर आता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हम पैराग्राफ के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ ही अगर मैं ये मूव कर जाता हूँ कि देखिए पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी कितनी गलत जा रही है, बड़े बड़े काबिल लीडर्स को इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया है। हाफिज आप आसिम मुनीर साहब भी जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर नीचे आता चला जा रहा है। हमारे लिए ये लम्हा फिक्री है कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें, लेकिन इन्फ्लेशन को भी तो कम करें। ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश सर, कि आप लोग जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं, अगर अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई, तो चलिए मैं आपको एक पैराग्राफ दिखा रहा हूँ जो कि विदाउट जो है वो फ्लो और कोहेरेंस, वही टॉपिक है, द बेल्फोर डिक्लेरेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द मिडिल ईस्ट। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, इसमें जो है वो कोई फ्लो नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है। द बेल्फोर डिक्लेरेशन, मिडिल ईस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, नेशनल होम फॉर जेविश। अब ये मेन पॉइंट्स हैं। अब ये मेन पॉइंट्स हैं। अब ये क्या मेन पॉइंट्स हैं?
कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इन मेन पॉइंट्स पे रिलेट करेंगे। रिलेट करने का क्या मतलब है कि वो जब एक पॉइंट से, एक टॉपिक से मूव करते हैं, एक लाइन से अगली लाइन पे जाएंगे, तो पिछली लाइन के साथ रबत मेंटेन नहीं रख पाएंगे। ठीक है। प्रॉपर पैराग्राफ जो है हमारे पास जो भी होगा वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा कि जिसमें एक लाइन का उससे पिछली लाइन के साथ राब्ता रहेगा। जिस तरह से हमारे पास ये लाइन पढ़िएगा, द डिक्लेरेशन नॉट ओनली initiated a significant increase in Jewish immigration to Palestine, but also हमारे पास यहाँ से ये जो टेंशन सा खत्म होता है अरब पॉपुलेशन तक, फिर यहीं से जो बात शुरू होती है, ये टेंशन यहाँ पे था, वही बात आगे जो है वो टेंशन यहाँ पे शुरू होगी। ठीक है। फिर these tensions eventually led to the creation of the state of Israel। अब ये state of Israel पे खत्म हुआ, वहीं पे the foundational event has in turn been a central factor। ठीक है। what I am trying to establish is कि आपके पैराग्राफ के अंदर फ्लो और कोहेरेंस भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो जी ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था। वीक हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन क्या होगा, जब आपका इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने पहले पैराग्राफ के अंदर बताया था, आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता किसी टॉपिक के बारे में, जब मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में बात करता है, जब उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। अब आपको जो है वो कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, आपने करना ये है कि मुझे सिर्फ ये बताना है कि क्या ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है या नहीं। सो पैराग्राफ नंबर ए, क्या ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है? नंबर ए, इज इट अ गुड इंट्रोडक्शन? पैराग्राफ नंबर ए। चलिए एक दफा ऐसा करते हैं कि इसको पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि एक अच्छा जो है वो पैराग्राफ क्यों नहीं है। जी प्लीज। Family structure has changed a lot in the last 50 years in Asia. The decrease in the number of extended families and nuclear families has caused several social changes. जी पार्टिसिपेंट्स, क्या हमारे पास जो है वो इज इट अ गुड पैराग्राफ, क्या ये एक अच्छा जो है इंट्रोडक्शन है? ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली। ठीक है, क्या ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है? फैमिली स्ट्रक्चर हैज चेंज a lot in the last 50 years in Asia, जेनेरिक लाइन है। सो अगर ये अच्छा नहीं है तो ये क्यों अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है? और अगर ये इंट्रोडक्शन अच्छा है, जैसे कि किसी ने लिखा, तो क्यों अच्छा है? क्या वजह है इसमें? व्हाट इज द रीजन? सर कोहेरेंस नहीं है। ज़ीशान ताहिर साहब, इस गलती के लिए आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आपने अवामुन नास को मिसगाइड करने की कोशिश की है मुनज़्ज़म ज़ाब्ते से। किडिंग। ओके जी। लाइंस 5 to must be 10 must be part of the very good जी, एक्सलेंट मैम इंस्ट्रा। 5 to 10 लाइंस होनी चाहिए। कोहेरेंस तो बेटे बाद में आएगी ना सर, मतलब सबसे पहले तो 5 से 10 लाइनों का क्राइटेरिया वो पूरा नहीं कर रहा। इट इज़ टू शॉर्ट, so we cannot take it as an introduction। ठीक है। what type of change are they talking about? तो हसन बेसिकली 5 से 10 लाइनें तो होनी चाहिए। सो ये राइटर जो है वो कम से कम कुछ लाइनें मजीद ऐड कर देगा। और दूसरी बात जो है वो ये मुझे ज़रा बताइएगा कि जो इंट्रोडक्शन है उसने जो पहली लाइन ऐड की है, ये ज़रा, मैं बीइंग अ रीडर अगर मैं इसको पढूं, मेरे सामने एक ऐसा ऐसे आएगा तो मैं इसको क्यों क्रॉस करूंगा? मैं अब इसकी वजह, इसका आंसर देना चाहूंगा। मुझे इस लाइन में क्या आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो आपकी अटेंशन को हुक करती है? Family structure has changed a lot in the last 50 years in Asia। क्या is there any hook statement जो हमारी attention को hook करती है? Is there any hook statement? Okay, so the answer of this question is no। इसमें जो है वो कोई भी hook statement नहीं है। क्वेश्चन सर हमने पढ़ा है कि टॉपिक सेंटेंसेस रिफ्लेक्ट बैक होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ विल स्टार्ट विद द हुक।
क्वेश्चन एंड एंड विद द थीसिस स्टेटमेंट, क्या रेलेवेंस मेंटेन होगी टॉपिक सेंटेंसेस लास्ट लाइन में। इसके देखने के लिए जाहिद साहब के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए जाहिद साहब इसको देखिएगा, एक पैराग्राफ जो मैंने लिखा, क्या इसमें जो है मेंटेन हो रही है, सिर्फ ये देखिएगा। ये जो आज का टॉपिक था, द बेल्फोर डिक्लेरेशन इशूड इन 1917 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन द मिडिल ईस्ट। अब इसमें जो है हमारे पास एक स्टेटमेंट भी मौजूद है, ठीक है, हम जो है वो एक फैक्ट को स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डू यू फील कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे कोई रेलिवेंस है? इज देयर एनी रेलिवेंस? यस। जिशान, सॉरी जाहिद, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बड़ी अच्छा सा तरीकेकार होता है रेलिवेंस को देखने का, कि अगर आप अपनी ये सारी की सारी लाइनें दरमियान वाली इग्नोर भी कर दो ना, तो फिर भी आपका पहला सेंटेंस और आखिर वाला सेंटेंस जो है वो ऐसे लगे कि जैसे ये दोनों जुड़े हुए हैं, इन दोनों के दरमियान कोई ज्यादा फर्क नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा। The Balfour Declaration, issued in 1917 by the British government, had profound and lasting impact on the Middle East. The Balfour Declaration, in essence, laid the foundation for the ongoing Arab-Israel conflict and remains a central issue in the regional politics and the international relations. ठीक है, अगर हम चाहें तो इससे जो है रिलेट कर सकते हैं, ये इससे क्वाइट रिलेट करता। So I think I have tried to answer your question. In case I could not, you are requested to raise that particular portion of your question once again. ओके जी, नंबर बी को हम पढ़ते हैं, अब हम इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। सो प्लीज मेक इट श्योर कि अब आप मुझे बता सकें कि क्या ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, और ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जी प्लीज। The number of businesses using the internet for selling products has increased greatly in recent years. Shoppers, too, are using the internet in greater numbers to buy all types of products, such as books, cameras, and clothing. Although e-business has become popular, there are certain risks involved in internet shopping that are a concern for both businesses and consumers. Okay, so first parameter is at least 5 lines. Yes or no? This particular paragraph is fulfilling the first requirement. Yes or no? So yes, approximately 5 lines are there, तो हम इससे एक पैराग्राफ कंसीडर करेंगे। अब दूसरी जो है वो इसको पैराग्राफ, अच्छे पैराग्राफ की पहचान स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन की। क्या यहाँ पे कोई हुक स्टेटमेंट है? हुक स्टेटमेंट से मेरी मुराद कि अगर हमारे पास कोई फैक्ट मौजूद है, कोई स्टेटमेंट, कोई स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, कोई हुक स्टेटमेंट्स जो हैं, रेट्रिक क्वेश्चन मौजूद है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि फैक्ट है, स्टैट है, कोटेशन है, रेट्रिक क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसा है, तो जो हमारे पास क्या ऐसी कोई स्टेटमेंट मौजूद है, the number of businesses using the internet for selling product has increased greatly in recent years. So क्या हमारे पास जो है ग्रेट उन लोगों को जिन्होंने बताया कि इसके अंदर एक फैक्ट मौजूद है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। इसमें जो है वो हमारे पास फैक्ट एक मौजूद है, ग्रेटली इन रीसेंट ईयर्स। ये रीसेंट ईयर्स हमें बताता है कि ये एक फैक्ट है। द नंबर ऑफ बिजनेसेस यूजिंग द इंटरनेट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज ग्रेटली इन रीसेंट ईयर्स। लेकिन अब हम अगला पैरामीटर ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रिलेट बैक करता है, क्या ये हमारे पास जो है जो इसकी थीसिस स्टेटमेंट है, यानी कि सेंटेंस की आखिरी लाइन है, उसका, उसके साथ इसका कोई रिलेशनशिप है। जी, although e-business businesses, अच्छा बिजनेस है, business has become popular, there are certain risks involved in internet shopping, they are common, that are a concern for both businesses and consumers. So is there any thesis statement available? यहाँ पे कोई thesis statement है? और क्या हमारी थीसिस स्टेटमेंट कनेक्टेड है हमारे इंट्रोडक्शन के साथ, पहली लाइन के साथ? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। सो हमारे पास जो है ये एक अच्छा लिखा हुआ पैराग्राफ है, बहुत अच्छा नहीं, सिर्फ
अच्छा जिसमें हम जो है वो इसे कंसिडर कर लेंगे। आगे देखिएगा जी, इस पैराग्राफ को समझने के लिए आपका दिल दिमाग सब कुछ जो है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये आपको धोखा देगा। और ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। देखते हैं आप पैराग्राफ है या नहीं है। जी प्लीज मैम। Stargazing, looking at the stars, is something everyone should try. I love it. When looking at the night sky, most people observe that the moon, planets, and stars move from the east side of the sky to the west over a period of several hours. In fact, this movement is actually the movement of the Earth rotating on its axis. In addition, as the Earth revolves around the Sun throughout the year, different stars are visible at different times. Okay जी, thank you so much. Stargazing, looking at the star, is something everyone should try. I love it. When looking at the night sky, the most people observe that the moon, planets, and stars move from east side of the sky to the west over a period of several hours. In fact, this movement is actually the movement of the Earth rotating on its axis. In addition, as the Earth revolves around the sun throughout the year, different stars are visible at different times. Is there any hook statement introduction में? Is there any hook statement introduction में? कुछ ऐसा है? The answer of this question is yes. हमारे पास hook statement मौजूद है। क्या कह रहा है वो? यहाँ पे क्या कह रहा है? कोई फैक्ट बता रहा है, कोई स्टैट बता रहा है, क्वेश्चंस यूज कर रहा है, कोई एंकीडोटल है, कॉन्टेक्स्ट है, कौन सी है यहाँ पे आपके पास? हमारे पास जो है वो एंकीडोटल है, इज समथिंग एवरीवन शुड ट्राई। ठीक है, आगे देखिएगा जरा। आई लव इट। सो आपके ख्याल में ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है? यस और नो? फौजिया शफी साहबा ने कहा यस, सरमद ने कहा यस, नईम ने कहा नो, जाहिद ने कहा नो, इरफान ने कहा यस। अच्छा जी, जो लोग नो लिख रहे हैं वो क्यों, उन्हें लगता है कि ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है, जबकि ये तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है? सो व्हाट डू यू फील कि क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन? यही वो बात है जो मैं अर्ज करना चाह रहा था, कि ऐसे पैराग्राफ भी आप लिखेंगे तो भी आपका एग्जामिनर आपको 0 मार्क देगा। और इसकी वजह क्या है? क्या एग्जामिनर पागल है कि जो 0 मार्क देगा? इसकी वजह आपके पास जो है वो कहीं लोकेट करती है। मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है, जो जानबूझ के मैंने नहीं पूछा था, क्या इसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है? इज देयर एनी थीसिस स्टेटमेंट? In addition, as the Earth revolves around the Sun throughout the year, different stars are visible at different times. यहाँ पे कोई थीसिस स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। अगर थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इन माई इंक्लूडिंग इरेलीवेंट डिटेल्स, जी जी आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे और क्या क्या वजह है? आई लाइक व्हेन आई सी दिस पैराग्राफ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम जो है वो नजर आती है इसके अंदर जो है वो क्या होना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो, जब मैं इसको क्रॉस करने की मेरे पास मल्टीपल रीजंस होंगे। पहले तो थीसिस स्टेटमेंट है ही नहीं, फिर इसके बाद इसका इसके साथ कोई रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो, मुझे लगता है कि इसको थीसिस स्टेटमेंट जो है वो बेहतर बनाने की बात है। दूसरा, यहाँ पे वो बात कर रहा है स्टार गेजिंग, लुकिंग एट द स्टार इज समथिंग एवरीवन शुड ट्राई, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहा, और अपने जो है वो पैराग्राफ के अंदर भी मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। ठीक है, अह, बस मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या इंट्रोडक्शन में कोई हुक स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है?
चलिए इसको भी एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। सो मैम इरफा, अगर आप इसे पढ़ सकें, द ओरिजिन ऑफ आयरिश म्यूज़िक, और हम इसको मीनवाइल समझने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इग्नोर करनी है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, सो ध्यान से इसे अटेंड कीजिएगा। जी प्लीज़। The origins of Irish music can be traced back nearly 2000 years to the time when the Celts arrived in Ireland. Music thrived under the rule of chieftains and then later declined during the British colonization of Ireland. However, during the Great Famine of the 1840s, thousands of Irish people immigrated to North America in search of a better life, taking their music with them. Irish music soon became established in American cities with a higher proportion of Irish immigrants, such as Chicago and Boston. These cities are popular tourist destinations with many interesting sights. However, Irish music really became known to the wider audience in 1970s, when musicians experimented with more modern arrangements of traditional songs and fusion with rock, world music, and jazz. Jazz originated in the American South in the early 20th century. Now it's more Thank you so much. Thank you so much. Okay, ji, my first question is like the origins of the Irish music can be traced back nearly 2000 years to the time when the Celts arrived in the Ireland. So, is there any topic sentence? क्या कोई hook statement मौजूद है यहाँ पे? यहाँ पे कोई hook statement मौजूद है? डॉक्टर आमिर मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? हम्म। ओके। अच्छा, अब मुझे बताइएगा दूसरी बात कि क्या यहाँ पे ये जो है वो कोई ना कोई कंक्लूजन मौजूद है? American South is the early 20th century. Now in 21st century, Irish music is more popular and successful than ever. Is there any thesis statement? Great. थीसिस स्टेटमेंट है, बाकी लोग भी बताइएगा जरा मुझे। अच्छा जी, अब जो है वो एग्जामिनर को क्या मसला है, एग्जामिनर इसको भी क्रॉस कर देगा। ये तो सिरे से पागलपन वाली बात है कि ये ऐसा एग्जामिनर क्यों करेगा? क्या एग्जामिनर की बच्चे के साथ कोई दुश्मनी है? उसके अंदर सिरे से मौजूद है ना? हैरत वाली बात है कि एग्जामिनर इसको क्रॉस क्यों करेगा भाई? ये इतना अच्छा लिखा है, सब कुछ उसके अंदर है, फिर भी एग्जामिनर क्रॉस कर देगा, ये तो दुश्मनी हुई। फिर वो बच्चे सही कहते हैं कि इंग्लिश ऐसे के अंदर हमें पास नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं। क्या वाकई में एग्जामिनर को फेल करना चाहिए था? द ओरिजिन ऑफ आयरिश म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड बैक नियरली 2000 years टू द टाइम व्हेन द Celts arrived in the Ireland। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो जैज ओरिजिनेटेड इन द अमेरिकन साउथ इन द अर्ली 20th century। नो, इन इन द 21st century आयरिश म्यूजिक इज मोर पॉपुलर एंड सक्सेसफुल देन एवर। यहाँ पे भी ठीक है, तो मसला कहाँ पे है भाई? क्यों एग्जामिनर इसको क्रॉस करेगा? चलिए इसके लिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, और अब की दफा मैं पढ़ूंगा, जरा समझिएगा। ठीक है, मैं अगर पीएमएस में इसको चेक करूं तो मैं इसको क्यों क्रॉस करूंगा? क्या मुझे वाकई में क्रॉस करना चाहिए था? और अगर आप होते तो आप इसे क्रॉस करते या आप इसे नंबर देते? हम इस पे आपकी राय भी एंड पे लेंगे। मैंने जब ये पढ़ा, द ओरिजिन्स ऑफ द आयरिश म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड बैक नियरली 2000 years टू द टाइम व्हेन द Celts arrived in the Ireland। मैंने जब ये देखा कि आयरिश म्यूजिक की ही बात करेगा 2000 years पे, जब Celts arrived in the Ireland। Music thrived in the rule of chieftains but later declined during the British colonization of Ireland। कि ये famine की बात क्या थी? Thousands of Irish people immigrated to the North America in search of better life। ये उसने बात क्यों की? Taking their music with them। क्या म्यूजिक की बात करने से पहले क्या ये जरूरी था मुझे famine के बारे में क्यों बताया जा रहा है? मुझे सिर्फ सिंपली ये बताओ कि आयरिश पीपल दे टुक देयर म्यूजिक विद देम।
तो ये उसने मुझे क्यों बताया, ठीक है। अब इसके अलावा जो है और हमारे पास कौन सी बात हो सकती है, इसके अलावा जो है अस- आगे मैंने पढ़ा आयरिश म्यूजिक सून बिकम एस्टैब्लिश इन अमेरिकन सिटीज। वंस अगेन मुझे तो ये नहीं चाहिए था, सच एज शिकागो एंड बोस्टन, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट शिकागो एंड बोस्टन। अब मुझे अब मुझे ये वाली लाइंस एक्सप्लेन करनी थी आपने, जो आपने टॉपिक सेंटेंस में बात कही, द ओरिजिन ऑफ आयरिश म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड बैक नियरली 2000 years टू द टाइम व्हेन द केल्ट्स अराइव्ड इन द आयरलैंड। भाई वो बात नहीं करोगे, नहीं समझ में आया। चलिए वो पैराग्राफ लेके चलते हैं जहाँ पे मैं जिससे मैंने लिखा, आप उसको एक दफा पढ़िएगा। यहाँ पे देखिएगा, द बेल्फोर डिक्लेरेशन issued in 1917 by the British government had profound and lasting impacts on the Middle East. This short but influential document expressed British support for the। अब तो सारी की सारी बात वही हो रही है जो कि हमने थीसिस स्टेटमेंट सॉरी टॉपिक सेंटेंस में की, और वही बात हमने अपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर कंक्लूड की। अब यहाँ पे why you talking about two cities, why you talking about Chicago and Boston, ठीक है। अब आप इसकी बात कर रहे हैं इंटरेस्टिंग साइंस। अब मुझे तो ये बात बताने का क्या फायदा, फेमिन्स की बात आपने की, आपने इन सिटीज की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये डिटेल्स इररेलेवेंट है। तो मैं अगर पेपर चेक कर रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर IR लिखूंगा, मैं इस पैराग्राफ को क्रॉस करूंगा। अगर ये इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो मैं चला जाऊंगा सीधा कंक्लूजन पे। कंक्लूजन के साथ देखूंगा कि ये रिलेट बैक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके बाद रिलेट कर भी रहा हुआ तो पहले जो है वो 6-7 पे होगा, फिर 16 या 17 पे चला जाएगा, और ये ऐसे भी हमारे पास फेल हो जाएगा, ठीक है। अभी तक पास हुआ है एक ही, बी पे जो था हमारे पास। नंबर E, इस पैराग्राफ को मैं पढ़े बगैर ही जो है वो क्रॉस कर दूंगा, और आपको इसकी वजह पता है, जिस जिसको वजह पता है वो यस लिख दे। इसको मैं पढ़े बगैर ही क्रॉस कर दूंगा, और इसकी वजह मैं समझता हूँ कि आप सबको पता है। अगर अपने आगे चल के उसने जितनी मर्जी बातें लिखी हैं, लेकिन उसने अगर इंट्रोडक्शन में 2 लाइनें लिख दी हैं और फिर स्पेस दे दी और आगे चला गया है, तो इसका मतलब है कि हम उस ऐसे को क्रॉस कर देंगे और फिर जो है वो हम आगे चले जाएंगे। ये थी हमारे पास कहानी जो हमारे इंट्रोडक्शन की। सो हमारी कल की क्लास स्किप हो गई थी, लेकिन आज मेरे लिए जो है वो बोलना बहुत मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं इसको जो है वो आपको समझा सकूं। आ, हम लोग जो हैं वो आगे चलते हैं जी। लास्ट बस एक सेगमेंट है, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कुछ वर्ड्स आपके पास हैं, ये वर्ड्स आप खुद से याद करेंगे। मैं इन वर्ड्स की अहमियत आपको रिट्रेट कर दूं, बता दूं कि ये वो वाले वर्ड्स हैं जहाँ से आपकी ग्री के वोकेबलरी के वर्ड्स आते हैं। CSS, PMS, PPSC, जो भी आपके पास इंग्लिश वोकेबलरी का पोर्शन है, जो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो सब के सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आज के जो है वो वोकेबलरी है, ठीक है। ये वोकेबलरी है जी। इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। डिफाइंस है, परवर है, सेजार है, चेकर्ड है, लेटनी है, डेसिमेशन, टेसिड, एक्सट्रॉलिंग, स्टेटस को, कंपेंडियम, डॉटरिंग, पिलेज, हॉपनिंग, प्रोजेनी, स्ट्रिंग, बलस्टर्ड। और फैक्ट में मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए मेंशन की हैं, जैसे आप प्लीज़ इसको ज़रा ज़रूर देखिएगा। दोस्त पीपल जो जो राइटिंग सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो डेली एसेज अपने राइट करते हैं, जिनका सिर्फ राइटिंग सेशन है, वो भी प्लीज़ इसको देख लीजिएगा कि आपने बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 की ज़रा डिटेल में पढ़नी है। ऑर्थर बेल्फोर था कौन, लॉर्ड रस्सेल कौन था, क्यों इसको जो है वो ख़त लिखा था ऑर्थर बेल्फोर ने, और क्यों ये बेल्फोर डिक्लेरेशन कहलाती है, ठीक है। ये वर्ड्स हैं हमारे पास में। और जो ऐसे के टॉपिक्स आ रहे हैं, अपना रजिस्टर, जो भी चीज़ें आप जिस पर नोट्स बना रहे हो, अगले 2 महीने आपकी जो क्लासेस हैं वो बहुत क्रूशियल होने जा रही हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताता चला जाऊंगा। एंड वंस अगेन मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेक इट श्योर कि इनके ऊपर आप अपना काम कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं,
इनके ऊपर आप देखें, चीज़ों को सिखाना मेरा काम है, बट किड ग्लविंग एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा इस लेवल पे कि आपको जो चीज़ें बताई हैं उन्हें अप्लाई करना आपका काम है। इन्हें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आपने कल को तहसील को मैनेज करना है असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर, आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना है डिप्टी कमिश्नर के तौर पर, आपने जो है फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में जब जाना है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, कई मुल्कों के एम्बेसडर्स होंगे, वहाँ पे आपको आंसर देना है। सो एट दिस लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग कि किड ग्लविंग इज़ नॉट देयर। तो ये एक्सपेक्टेड ऐसे के टॉपिक्स हैं। द वेलफेयर डिक्लेरेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द मिडिल ईस्ट, इस पे एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने समझा दी हैं। और दूसरा, द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, अ कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर मैं आपको 2 कोर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देता हूँ। इन कोर्स को जो है वो याद कर लीजिएगा। आपको इंग्लिश ऐसे के पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये कोर्स जो हैं वो, ठीक है। अच्छा जी, पहली जो कोर्ट हमारे पास है वो 2 लोगों के जो है वो मैं कोट्स लिखूंगा। एक हमारे पास नेल्सन मंडेला है, उनकी कोट है, नोट कीजिएगा प्लीज। जो है जूम इन कर लीजिएगा अगर किसी के पास जो है वो छोटा हो। इन द quest for justice and peace, history teaches us that understanding the past is key to shaping a better future। ओके जी, हमारे पास जो है ये एक कोट है जो कि नेल्सन मंडेला जो है वो उनकी लिखी हुई है, और ये हम जो है वो उन्हें जनाब दे देंगे क्रेडिट। नेल्सन मंडेला जो है वो उन्हें। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो पहली कोट है, और ये कोट किससे रिलेटेड रहेगी? ये कोट रिलेटेड रहेगी जब भी आपको लिखना है जस्टिस पे, पीस पे, और खसूसन जो है वो मिडिल ईस्ट का कोई भी इशू आप लिखना है, ठीक है। तो ये कोट आपके पास जो है वो रहेगी। इन द क्वेस्ट फॉर जस्टिस एंड पीस, हिस्ट्री टीचर्स दैट अंडरस्टैंडिंग द पास्ट इज की टू शेपिंग अ बेटर फ्यूचर। एक कोट ये है। दूसरी कोट जो है वो आपके पास ये है। एक तो कोट वैसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन वो आप कोट नहीं करेंगे, ठीक है। वो राइटर ने जो आज का आर्टिकल ऑफ द डे मैंने आपको रिकमेंड किया था, अगर उसने देखा हो तो वहां पे आपको मिल जाएगी, बट उसे आप कोट नहीं करेंगे। मैं दूसरी कोट आपको बताऊंगा। एंजेला जो है वो, जो फॉर्मर चांसलर थी जर्मनी की, ठीक है, उनकी जो है वो कोट मैं बताऊंगा। द इजरायली Palestinian conflict is a stark, stark reminder that the leadership is measured by the ability to bridge divides and nurture hope। ये जी बहुत छोटी छोटी सी 2 कोटेशन है। अगर आप अपने ऐसे में रेलिवेंट कोटेशंस को कोट कर देते हैं तो ये डेफिनेटली आपके एग्जामिनर जो है वो उसके ऊपर एक अच्छा जो है वो इमेज लीव करता है। क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, हम इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसकी कोटेशन नहीं कोट करेंगे। वी कैन फॉरगिव द अरब्स फॉर किलिंग आवर चिल्ड्रन, हम अरब को माफ़ कर सकते हैं अपने बच्चे मारने के लिए, लेकिन हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे कि उन्होंने हमें फोर्स किया था कि हम उनके बच्चों को जो है वो मारें। तो ये एक कोर्ट जो है वो आउट ऑफ द वे हो जाएगी, तो इसको हम देखेंगे। सो इट इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं ये कोर्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले हमारे जितने भी सेशंस गुजरे हैं, मैंने कभी भी ये डाटा जो है वो इसलिए शेयर नहीं किया कि मैं फील करता हूँ कि आपको खुद जो है वो देखना चाहिए। बट जब मुझे ये पता चलता है कि आप लोग जो हैं वो उससे अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो मैंने ये आपके साथ शेयर कर दिया। सो मेक इट श्योर
कि आप इससे जो है वो फ़ायदा उठाइए, आप इसको जो है वो ज़रूर अच्छे से कंज्यूम करें, इनको यूज़ करने की कोशिश करें। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये भी मैं इंशाल्लाह डेली क्लासेस में कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप इसके ऊपर लिखेंगे, एक ऐसे आपके पास आ जाता है, इसराइल के इशू के ऊपर आ जाता है, आपको इसके ऊपर ऐसे लिखना है, तो आप एक्सप्लेन क्या क्या करोगे, बताओगे क्या क्या, आपको एग्जामिनर चाहता है क्या। देखो, ये चीजें नोट कर लेना, मैं लिखूंगा नहीं, अपने पेपर के पास जाओ, जो भी है नोट कर लो। जो आउटलाइन बनाओगे वो हमारे पास जो है वो उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाओगे, फिर आप जो है वो बेल्फोर डिक्लेरेशन का पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर इसका टेक्स्ट बताओगे, कुछ चीजें कोट कर लो उसमें से, ठीक है। ये टेक्स्ट के अंदर था क्या क्या, ऑब्वियसली आपको 2500 से 3000 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। फिर ये भी बताएंगे कि क्यों जो है वो ब्रिटिश ने इसको शुरू किया। फिर आ जाएंगे मेन जो हमारा कंसर्न है, इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, इम्पैक्ट्स क्या है। इम्पैक्ट्स के साथ साथ जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इससे साथ जो है वो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री किस तरह से तब्दील होती है, फिर फ़लस्तीन कैसे जो है वो डिस्प्लेस होता है, फिर जो इसराइल है वो मॉडर्न इसराइल कैसे बन जाता है, और अभी जो है वो हमारे पास जो है वो रेलिवेंस क्या है। हम अपने टॉपिक को ही ब्रेक डाउन करेंगे, पहले बेल्फोर डिक्लेरेशन, फिर बेल्फोर डिक्लेरेशन, और बेल्फोर डिक्लेरेशन में तीन चीजें, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका टेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश ने क्यों लॉन्च किया, इम्पैक्ट्स क्या है। अब इम्पैक्ट्स की जब हम बात करेंगे, दोनों कंट्रीज पे ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, इसराइल पे और उसके साथ साथ जो है वो फलस्तीन पे। और फिर जो है वो मिडल ईस्ट के ऊपर इन पर्टिकुलर बात करेंगे कि फलस्तीन के अंदर हुआ क्या इस जो है वो डिक्लेरेशन के बाद, और हम लोग जो है वो इस तरह से अब देखते हैं इसको। दिस इज समथिंग फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो जो समझ में नहीं आया, तो उसे पूछा जा सकता है। कल हमारा जो सेशन होगा वो इंशाल्लाह इंग्लिश ऐसे के कंक्लूजन पे होगा, और उसमें जो है वो मैं बताऊंगा कंक्लूड कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो कुछ मज़ीद बातें भी होंगी। हम किस किस पर्सनालिटी को कोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो। याद रखिएगा कि आप हिडन पर्सनालिटीज को कभी भी कोट नहीं कर सकते, ठीक है। हम हिडन पर्सनालिटीज को कोट नहीं कर सकते। हिडन पर्सनालिटी से क्या मुराद है, हिडन पर्सनालिटी से मुराद ये है कि जब आप लोग जो हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटी देखते हैं जिन्हें सिर्फ आप ही जानते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करनी है, तो व्हाई डोंट यू कोट युवल नोह हरारी, उसकी बजाय जो है वो आप अपने पाकिस्तान में लिखे हुए मोहम्मद अकबर के जो है वो किसी ऐसे किसी पॉइंट को कोट करते हैं, तो उनको जो है वो आप नहीं करेंगे। जी जी, उन्होंने कोट लिख दिया, दैट्स फाइन। अच्छा जी, अब जो है जो इनको कोट करना है, कुछ चीज़ें जो है वो नोट कर लीजिएगा, आप जिन जिन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। चलो जो क्लियर हो जाओ भाई, लिटरेरी वर्क्स जो है वो आप मुख्तलिफ लिटरेरी वर्क से चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका, शहर बानो, ये शहर बानो, शहर बानो लिटरेरी वर्क्स, मिसाल के तौर पर आप नॉवेल से वर्ड्स ले सकते हो, ठीक है। 1859 है, चार्ल्स डिकेंस का नावल लिखा हुआ है, A Tale of Two Cities. It was the best of the times, it was the worst of the times, it was an age of enlightenment, कुछ ऐसे लिखा हो। आप मुख्तलिफ पोइम्स से ले सकते हो, जैसे उर्दू में अगर आप लिख रहे हो ऐसे, तो हबीब जालिब को ले सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो और विलियम शेक्सपियर को ले सकते हो, ठीक है। आप हैमलेट से ले सकते हो, आप एमिली डिकिंसन से ले सकते हो। दूसरे नंबर पे आप स्कॉलरी आर्टिकल से कोट कर सकते हो, जो आर्टिकल चल रहे होते हैं उनसे कोट कर सकते हो। तीसरे नंबर पे जो हिस्ट्री में हिस्टोरिकल फैक्ट्स जितने गुजरे हैं, आप उनको कोट कर सकते हो। चौथे नंबर पे जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है, उसको आप जो है वो कोट कर सकते हो। पांचवें नंबर पे जो अभी कंटेम्प्रेरी कोर्स जो चल रही हैं चीजें, जो अभी न्यूज़पेपर ने जो चीजें बताई हैं, जो फैक्ट्स एस्टैब्लिश है, आप उससे कोट कर सकते हो। सातवें नंबर पे जो बहुत बड़ा कोई फिलोसोफर है, कोई थिंकर है, कोई प्रॉफिट है, कोई सेज है, किसी कंट्री का फाउंडर है, ठीक है, तो वो जो है वो करेंगे। जी जरूर लिखना चाहिए नाइला साहब, जरूर लिखना चाहिए आपको, ठीक है। आई एम श्योर आई हैव आंसर दिस क्वेश्चन। क्या कोई और क्वेश्चन है हमारा?
अच्छा जी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सुबह की क्लास ले सकूं, और आई एम श्योर कि मैं लूँगा, बट आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल। तो मेरी वैसे कोशिश होगी, 98% चांसेस हैं कि हमारी क्लास इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तो बी होपफुल। और कल के लिए असाइनमेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप एक काम करेंगे, और वो काम आपने ये करना है कि आपने, अब चूंकि आप समझ चुके हैं कि आपको इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे लिखना है, एक इंट्रोडक्शन के साथ क्वाइट जो है आपकी फेमिलियरिटी हो चुकी है, आप फेमिलियर हो चुके हैं। कोई सा अपनी मर्जी से टॉपिक लेंगे और उसके ऊपर आप एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। चल देन, टेक केयर, खुदा हाफिज़।